हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से उपस्थित हैं हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के आरआरबी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ। अभी हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं। हिस्ट्री हम लोगों ने और हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी ज्योग्राफी पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे हम लोग कर रहे हैं इसका। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में आप बताएंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी मन में सवाल हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से, मतलब आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सारे सब्जेक्ट को इस तरह से बैलेंस करिए कि आप एग्जामिनेशन में सभी में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, तो ये 19 चैप्टर तक हम लोगों ने कर लिया था। आज से 20 वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एंथ्रासाइट के बारे में बोला गया है कि निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है। ये सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है यहाँ, जबकि ये सुमेलित नहीं, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। देखिए, हालांकि ये चैप्टर जो है वो विश्व के प्रमुख शहर से संबंधित चैप्टर के बारे में बोला गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस चैप्टर के हिसाब से अगर माने तो उतना उपयुक्त नहीं है। यहाँ सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और उसके बाद का पीट होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से कहा जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को बोला जाता है। देखिए, ब्लू सिटी जोधपुर, पिंक सिटी जयपुर, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है और बीकानेर को ऊँटों का देश कहा जाता है, ऊँटों का शहर कह सकते हैं। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पोलो है। बागुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। बागुइयो शहर को, यह शहर किस देश में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। बागुइयो शहर जो है, पाइन सिटी किसको कहा जाता है, फिलीपींस को कहा जाता है। फिलीपींस में बागुइयो शहर जो है पाइन सिटी कहलाता है, यह फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी के तट पर स्थित जो है शहर वो सिकंदरिया है। सिकंदरिया जो है नील नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, सिकंदरिया मिस्र में है और वो नील नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी में है और डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है इराक में है और टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। लंदन यूके में है और टेम्स नदी के किनारे स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर जो है वो बीजिंग में स्थित है। निषिद्ध शहर, फॉरबिडेन सिटी बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है, बीजिंग में है। चीन का निषिद्ध शहर, उसकी वर्तमान राजधानी बीजिंग में स्थित है। यह 72 एकड़ का महल है। और निषिद्ध शहर के बारे में, इसमें चीन के शासकों ने वर्ष 1420 से 1911 तक शासन किया है। इस परिसर में लगभग 980 इमारतें हैं। सन 1987 में इस निषिद्ध शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया
और इसे यूनेस्को द्वारा दुनिया में संरक्षित प्राचीन लकड़ी के ढांचे का सबसे बड़ा संग्रह बताया गया। यह शहर पर्यटन के लिए जाना जाता है। निषिद्ध शहर कहाँ है? बीजिंग में। यह क्या है? 72 एकड़ का एक महल परिसर है जो चीन के शासकों के 1420 से 1911 तक के शासन में किया गया था उनके द्वारा। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ है? चीन में। कहाँ है स्थित? बीजिंग में। पवित्र शहर मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। मक्का सऊदी अरब में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर जो है वो सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर जो है वो सिडनी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है और सबसे घनी आबादी तथा सबसे बड़ा और पुराना शहर है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल म्यूजियम ऑफ सिडनी, सिडनी हार्बर ब्रिज, सिडनी ओपेरा हाउस आदि है। किस देश को 1000 झीलों का भूमि के रूप में जाना जाता है? 1000 झीलों की भूमि के रूप में जो है वो फिनलैंड को जाना जाता है। 1000 झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। विश्व की प्रमुख भाषाओं के बारे से संबंधित सवाल है कि ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया? ज्योग्राफी शब्द जो है एरिस्टोथेनेस के द्वारा गढ़ा गया। जो भूगोल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोथेनेस द्वारा किया गया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन से संबंधित है, जबकि भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। सबसे पहले एरिस्टोथेनेस के द्वारा यूज किया गया ज्योग्राफी शब्द का और इसका जनक को हिकेटियस कहा जाता है। ये दो मूल शब्दों से बना है, जियो और ग्राफोस, जो ग्रीक भाषा से संबंधित है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक गेस पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का व्यवस्थित वर्णन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? देखिए, स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है तथा इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंद यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में 6 आधिकारिक भाषाओं में से भी एक है। लगभग 40 करोड़ लोग एक देशीय भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। ये इन सभी देशों की मुख्य राजभाषा में शामिल है। जैसे स्पेन में तो बोला ही जाता है अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पनामा, पैराग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टारिका और क्यूबा आदि। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? वो अफगानिस्तान की अधिकृत भाषा है। दरी भाषा जो है किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान की भाषा है। ठीक है, यह अफगानिस्तान के लगभग 50% लोगों की मातृभाषा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बांग्ला और भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। निम्नलिखित में से ब्राज़ील का आधिकारिक भाषा कौन सा है? ब्राज़ील का जो आधिकारिक भाषा है वो आपका पुर्तगाली है। देखिए, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। राजधानी कहाँ है ब्राज़ील का? ब्राज़ीलिया है और आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। इसका सबसे बड़ा नगर जो है साओ पोलो है। रोमन कैथोलिक धर्म के सबसे अधिक मानने वाले इसी देश में रहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे अधिक मानने वाले कहाँ रहते हैं? ब्राज़ील में रहते हैं। ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और इसकी आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है? दूसरी सबसे बड़ी भाषा जो है वो स्पेनिश है।
नहीं, ये गलत दिया है इसमें। देखिए बोले स्पेनिश दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जो चीन की है। देखिए यहाँ जो डेटा यहाँ जारी किया गया है, इस डेटा के हिसाब से तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, फिर द्वितीय में मंदारिन आ रहा है और तृतीय में हिंदी है, चौथी में है स्पेनिश। तो ये तो यहाँ सही नहीं है। अब देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में से संबंधित सवाल है कि रोंगिया निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है। रोंगिया क्या है? रोंगिया जो है म्यांमार से संबंधित है। रोंगिया म्यांमार देश की एक जातीय समुदाय है। ये आमतौर पे मुसलमान हैं। वर्ष 82 में म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोंगिया लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। रोंगिया समस्या के प्रमुख कारण धार्मिक संघर्ष, धार्मिक एवं जातीय भिन्नताएं, आर्थिक स्थिति, अवसरों में असमानता इत्यादि माना जाता है। तो रोंगिया कहाँ से संबंधित हैं? रोंगिया आमतौर पर मुसलमान होते हैं और वो म्यांमार से संबंधित हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू को टीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीपी कहा जाता है। इग्लू में एस्किमो जनजाति रहती है। इग्लू में एस्किमो जनजाति रहती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति जो है आपको अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के केनिया और तंजानिया में निवास करने वाले खानाबदोश जनजाति का समूह है। तो मसाई कहाँ से संबंधित है? केनिया और तंजानिया से संबंधित है। केनिया और तंजानिया से संबंधित है। अफ्रीकी महाद्वीप के केनिया और तंजानिया से जो खानाबदोश जनजाति समूह है। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा और गहरा कत्थई होता है। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस जनजातियों का प्रमुख भोजन रक्त है, जिसे ये दूध में मिलाकर पीते हैं। यह केनिया और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वेहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित होते हैं। प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जूलू जो है आपको दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। देखिए यहाँ जनजाति और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में बोला गया है। तो जूलू जो है नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, और पिग्मी जो है कांगो बेसिन, बुद्दू जो है अरब मरुस्थल, याकूत जो है टुंड्रा प्रदेश से उत्तर पूर्वी साइबेरिया, आइनू जो है जापान और माओरी जो है न्यूजीलैंड से संबंधित है। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं? कुर्दिश जो लोग हैं वो आपका इराक से संबंधित है। कुर्द या कुर्दिश जाति के लोग तुर्की के दक्षिण पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में और ईरान तथा इराक के पश्चिम इलाकों में रहते हैं। तो कहाँ तुर्क रहते हैं? ये कुर्द रहते हैं। कुर्द जो है सीरिया के उत्तर पूर्व में, ईरान तथा इराक में और तुर्की में। कुर्द जाति कट्टर सुन्नी मुस्लिम योद्धा, कुशल घुड़सवार, बंजारा लोग होते हैं। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? मधेसी समुदाय के लोग नेपाल में रहते हैं। नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोग मधेसी कहते हैं। यह समुदाय नेपाल के नए संविधान का विरोध करने के कारण चर्चा में रहा है। कृषि एवं पशुपालन, देखिए सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, डैश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील में सेंटोस को कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह बंदरगाह ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को
फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ ब्राज़ील हो गया है। देखिए घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया और फिर इथोपिया कॉफ़ी के उत्पादन के रूप में जो नाम है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादन का देश है वो है आपका ब्राज़ील। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र का विशेषता है? अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के विशेषता को बताता है। अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता को बताता है। विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा तापमान अपेक्षाकृत अधिक और आसमान साफ होता है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों में वर्षा की आवश्यकता कम होती है, जैसे अंगूर, जैतून, अंजीर, चीकू, सेब फल आदि होते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है, उसके बाद भारत, फिर रूस, फिर यूएसए और फिर फ्रांस है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत। विश्व की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार 2020 में अफगानिस्तान के किसानों ने 2300 टन अफीम की खेती की। चीन चाय, चावल का तथा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन चाय, चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का, जो 1/4 भाग अकेले उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्वी पर्वतीय और पठारी ढालों पर बड़े बड़े कॉफ़ी के बाग लगाए जाते हैं, जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। साओ paulo तथा मिनास गेरास यहाँ के अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? दुग्ध उत्पादक देश जो आपका है वो भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो है वो भारत है। देखिए सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो है भारत है, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान है। और अंडा उत्पादन में चीन प्रथम है, भारत जो है वो तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगियो प्रणाली का उचित वर्णन बताता है? तो कहता है कि यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। टोंगिया प्रणाली है लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच, मतलब दोनों साइड एक तरह से कह सकते हैं पेड़ है और बीच में कृषि फसल जो है वो उगाए जाने की एक प्रणाली है, जिसे टोंगियो प्रणाली कहा जाता है। यह विधि म्यांमार में प्रचलित है। एक प्रकार की झूम कृषि का भी वर्णन होता है। देखिए कभी कभी आपको हिंदी में रहेगा कि झूम कृषि किसे मतलब है, तो यही टोंगियो फसल प्रणाली है, टोंगियो विधि है, जिसमें क्या है कि पेड़ों के बीच में पेड़ों की पंक्तियों के बीच में कृषि फसलों को उगाने की जो एक विधि है उसी के बारे में ये बताता है। 19वीं शताब्दी में पहली बार हुआ था और ये म्यांमार में इसकी ये प्रसिद्ध है। इसे झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो ये आपका पर्ती भूमि हो गया। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को पर्ती वर्ष या वर्तमान पर्ती भूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को पर्ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि द्वारा भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र का निवल बोया क्षेत्र कहलाती है। खेती योग्य बंजर भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से या अधिक समय से पड़ती या कृषि रहित है, उसे खेती योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कृषि योग्य बनाया जाता है। बंजर भूमि जो प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है, जैसे मरुस्थल, बंजर पहाड़ी भूभाग, खड़ आदि।
वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं। इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ट्रक फार्मिंग कहलाती है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है, उसे उन्हें कुल बीजारोपित भूमि भी कहा जाता है। उन्हें कुल बीजारोपित भूमि भी कहा जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? वो आपको फलीदार फसलें कहा जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने के लिए फलीदार फसलें बोला जाता है। बोला जाता है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन, अमोनिया और जीवों के लिए लाभदायक अणुओं में परिवर्तित की जाती है। फलीदार फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणु जैसे नॉनस्टॉक, एनाबीना, कोलेस्ट्रिडियम, नाइट्रोसोमोनस द्वारा मिट्टी में प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों के साथ सहजीवित होते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर पौधों को नाइट्रेट उपलब्ध कराते हैं। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? ये चावल धान की खेती के लिए धान की फसल में जल भराव की वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है। धान वानस्पतिक नाम धान का जो है ओराइजा सोटाइवा है। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सोटाइवा। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप जो है लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप जो है वो लौंग की स्वाहिली तटीय क्षेत्र, हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह तंजानिया जंजीबार का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? लौंग की खेती। पेम्बा द्वीप में लौंग की खेती होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। तो ये आपका जैसे देखिए कॉफ़ी है, तंबाकू है और गन्ना है। तो चावल खाद्यान्न फसल है, जबकि अन्य नकदी फसलें में आता है। जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास, आम आदि नकदी फसल है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो है वो चीन में हुई। रेशम की उत्पत्ति चीन में हुई। माना जाता है कि रेशम की उत्पत्ति शुरुआत लेडी जिंग शीलिंग सी के ने की। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राष्ट्र है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? सबसे अधिक प्रभावी जो है फसल चक्रानुक्रम। फसल चक्रानुक्रम जो है सबसे अधिक प्रभावी है। फसल चक्रानुक्रम जो है सबसे अधिक प्रभावी है। साइबेरिया आइबेक्स। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स जो है बड़ी और भारी बकरियां हैं। बड़ी और भारी बकरियां। साइबेरिया आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो आकार में बड़ी और वजन में सामान्य बकरियों से भारी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है कैपरा साइबेरिका है। कैपरा साइबेरिका है। ये शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्यभूमि, उच्च समतल भूमि आदि में निवास करती है। भारत में आइबेक्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। खनिज औद्योगिक केंद्र। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। प्लेसर निक्षेप के बारे में जाने जाते हैं। प्लेसर निक्षेप के बारे में जाने जाते हैं।
यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल जो है आपका रूस में स्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र रूस में स्थित है। यह यूरोप और पश्चिम साइबेरिया के मैदान के बीच स्थित यूराल पर्वत के आसपास का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र में आर्थिक रूप से मूल्यवान अयस्कों और खनिजों की 38 प्रकार की खनिज पाई जाती है। इसका पूर्वी क्षेत्र चल्कोपाइराइट, निकल ऑक्साइड, क्रोमाइट और मैग्नेटाइट अयस्कों से समृद्ध है और पश्चिमी क्षेत्र में कोयला, तेल, गैस का भंडार है। यूराल की प्रमुख विशेषता कीमती पत्थर है, जैसे पन्ना, नीलम, एक्वामरीन, जेस्पर, रोडोनाइट, मेलाकाइट, हीरा आदि है। निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंधी एवं काला पदार्थ है? वो है कोक। आपका कठोर सरंध्री एवं काला पदार्थ जो है वो कोक है। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त की जाती है? ये पेट्रोलियम हो गया। तथा लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों से के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है कार्बनीकरण कहलाती है। कार्बनीकरण पौधों व जानवरों के मृत स्वरूप का कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होने की एक लंबी घटित होने वाला प्रक्रिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोयला है। कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। फिर बिटुमिनस 55 से 65%, लिग्नाइट फिर 45 से 55% और पीट जो है 35 से 45%। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के उत्पाद हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है। नहीं, ये यही गलत है। तो आंसर यहाँ आपका यही हो जाएगा। कहता है जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय मतलब संसाधन है। इनकी ऊर्जा को निष्कासित करने के लिए जलाया जाता है। मतलब ये अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में स्थित है? सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार जो है रूस के पास है। उसके बाद जो है ईरान, मतलब प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है रूस के पास, फिर ईरान, कतर और उत्पादन के मामले में अगर बात करें तो अमेरिका है, फिर रूस है, फिर ईरान है। पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पिट्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग और शिकागो अमेरिका में, दक्षिणी वेल्स प्रदेश और सीफर्ड ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में, टोक्यो, योकोहामा, कोबे, ओसाका में, रूर क्षेत्र म्यूनिक और ड्रेसडेन जर्मनी में। जर्मनी की कुल इस्पात उत्पादन का 80% किसके क्षेत्र पर, इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है? रूर क्षेत्र पर निर्भर है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके रूर क्षेत्र पर निर्भर है। रूर बेसिन में लोहे और इस्पात के बहुत बड़े कारखाने हैं। लोहा और इस्पात उत्पादन में ईसन, डुसोल्फ, डॉर्टमंड, बोचेम, ड्यूसबर्ग ये सब क्षेत्र जो है मतलब ज़्यादा है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल बोला जाता है। ये ध्यान रखना है कि रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। इस्पात उत्पादन के लिए है प्रसिद्ध। काला सोना क्या है? काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यह टर्शियरी युग की जलज अवसादी सेलों का चट्टान है। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, रूस और चीन है। परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है। तो काला सोना किसको कहा जाता है? आपको ये पेट्रोल को बोला जाता है। अब देखिए परिवहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बिग इच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? बिग इच पाइपलाइन जो है वो पेट्रोलियम का परिवहन करती है। बिग इच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन टेक्सास से न्यू जर्सी तक
फैली हुई है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में आपातकालीन उपायों के लिए निर्मित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में आपातकालीन उपायों के लिए क्या किया गया था? बिग ईच पाइपलाइन, जो टेक्सास को न्यू जर्सी से जोड़ती है, वो डाला गया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो 1891 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1905 में बनकर तैयार हुआ है। वर्तमान में यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई जो है बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है व्लादिवोस्तोक तक 9,289 किलोमीटर तक है। इसके प्रमुख स्टेशन मॉस्को, टूला, क्रास्नोयार्स्क, ओमस्क और नोवोसिबिर्स्क और इर्कूटस्क तथा चीता। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है। इब्न टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इब्न बटूटा जो है वो श्रीलंका में स्थित है बंदरगाह। यह प्रमुख समुद्री जो है बंदरगाह है। ये समुद्री श्रीलंका सरकार द्वारा इस बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया था, जिससे इब्न टोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया था। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, किस देश में स्थित है? चाबहार जो है वो ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, जो ईरान के सिस्तान प्रांत में है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिम समुद्र तट से जोड़ता है। भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक संबंध होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता था, किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता मिल गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? तो बंदरगाह विहीन देश जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान बंदरगाह विहीन देश है, क्योंकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल लैंड लॉक्ड बोल सकते हैं, स्थल रुद्ध देश है। ज्ञातव्य है कि देश चारों ओर से स्थल से घिरा है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? यूरोप का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग रॉटरडैम है। रॉटरडैम यूरोप का सबसे व्यस्तम राइन नदी पर नीदरलैंड में स्थित यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह है। तो रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में है, राइन नदी के तट पर है। ले हावरे जो है वो फ्रांस में है। एंटवर्प जो है बेल्जियम में। साउथैम्प्टन जो है इंग्लैंड में। मानचित्रण कार्टोग्राफी कहता है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आइसोबाथ कहा जाता है। मानचित्र या चार्ट पर समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबार जो है वो एक समान वायु दाब को प्रदर्शित करती है, आइसोबार। और समान भाषा वाले स्थानों को आइसोग्लास कहा जाता है। और सागरों और महासागरों की लवणीयता की समान मात्रा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, वो समोच्च रेखा कहलाती है। डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है समोच्च रेखा कहलाती है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी लेखन की कला को कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों के अध्ययन को ज्योग्राफी कहा जाता है। ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों को जियोलॉजी कहा जाता है। विविध से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। इजराइल का अधिकांश जनसंख्या
क्या है? यहूदी है। इज़राइल मध्य पूर्व में स्थित एक यहूदी बहुल जनसंख्या वाला देश है। इसकी सीमा जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान देशों के साथ लगती है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया में इज़राइल को शक्तिशाली सैन्य देश के रूप में माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? वो आपका बृहद क्षरण कहलाती है। बृहद क्षरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा जीवोम बायोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरियल वन जो है शंकुधारी सदाबहार वनों या फिर जीवों प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो बगीचे के लिए बार के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना जो है वो खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है। मलमल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से कौन किससे है? सही कथन क्या है? तो मलमल जो है एक प्रकार का सूती कपड़ा है। देखिए, मलमल एक प्रकार की सूती कपड़ा है जो पहनने में बेहद आरामदायक होता है। मलमल की उत्पत्ति बांग्लादेश के ढाका से हुई है, जो प्राचीन काल से ही मलमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तल संतुलन बोला जाता है। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को तल संतुलन कहा जाता है। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? वो है आपका ऊर्जा। वर्षा जल संचयन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन की प्राथमिक उद्देश्य जो है वर्षा के प्रत्येक बूंद को जमीन पर रिसने में सहायता करना। वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने की सहायता करना। पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैंथालासा महासागर से संबंधित है। पैंथालासा जो है वो महासागर से संबंधित है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक और भूगोल की जो है ये भू आकृति विज्ञान जो है, भौतिक और भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उसकी उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों की उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो आपका भू आकृति विज्ञान कहलाता है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बह जाती है, वो अड़िये बोलते हैं। किसी केंद्रीय शिखर से जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, तो इस प्रकार बनी संरचना को अड़िये या अपकेंद्रीय अपप्रवाह कहते हैं। अड़िये या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां, नर्मदा महानदी तथा सोन आदि नदियां अड़िये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोरियोलिस बल कहते हैं।
जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? जियोग्राफी शब्द जो है इरेस्टोथेनीज के द्वारा गढ़ा गया है। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? इरेस्टोथेनीज के द्वारा गढ़ा गया है। मौसिम जो है, मौसिम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? मौसिम शब्द जो है वो अरबी भाषा से संबंधित है। अरबी भाषा से संबंधित जो है मौसिम शब्द मानसून के अर्थ में जो है वो अरबी भाषा से संबंधित है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोथेनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही भू भौतिकी को जन्म दिया है। इरेस्टोथेनीज यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। इन्होंने पृथ्वी के आकार का पहला माप लेने का प्रयास किया। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालयाध्यक्ष के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे, पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू के इंका अवशेष जो है वो पेरू में स्थित है। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला गया है? टैक्सोल जो है वो सूची वृक्ष से निकाला गया है। टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है जो उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यह कैंसर रोधी दवा है। टैक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा है जो किससे निकाला जाता है? सूची वृक्ष से निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। केप कैनावरल, केप कैनावरल वह स्थान है, वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। केप कैनावरल जो है वो है फ्लोरिडा। केप कैनावरल जो है वह स्थान है जहां अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलगन जो है पौधों या जीवों की आबादी को संदर्भित करता है जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विलगन किसी दुर्घटना का या संयोग का परिणाम है। जब बैरोमीटर की रीडिंग पाठ्यांक अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम क्या है? बेहद तूफानी हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर जो होता है ये वायु दाब को मापता है, तो बोलता है कि अचानक अगर घट गया इसका रीडिंग, इसका मतलब है बेहद तूफान होने वाला है। पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाता है, जैसे अचानक आया तो तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, तथा जब वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, मतलब ये गिरता था और जब ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। बैरोमीटर का आविष्कार जो है इवान ग्लेइस्टा टेरिसली के द्वारा किया गया था। तो देखिए सबसे क्या बात हुआ कि बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होगी की संभावना है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होगी। और जब अचानक से घटता है तो तूफान आने, भारी तूफान या बेहद तूफानी मौसम होने की संभावना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बोलता है कि एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर एक नदी होती है, ये ठीक है। कहता है कि एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, ठीक है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों के जैव विविधताओं का उत्पादक है, ये भी सही है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ हो सकता है, ये गलत है। तो यहाँ आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। डॉगर बैंक उत्तरी सागर में सबसे बड़ा सैंड बैंक है जो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में फैला हुआ है। यह प्रमुख वाणिज्यिक मछली पकड़ने का समुद्र तट व द्वीपीय समूह क्षेत्र है, डॉगर बैंक। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र जो है वो कितने हैं? 12 हैं। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु और मकर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन डैश की सदियों से
विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, तो ये आपका उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ओफियूकस जो है एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर में गहरी दरार को जो है वो क्रेवासे कहा जाता है। क्रेवासे कहते हैं ग्लेशियर में गहरी दरार को। दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। शीशा, मकान आदि के बीच गैप को क्रैक कहते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है? तो ये गोंडवाना लैंड से अलग होने कहते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, गोंडवाना लैंड से अलग होती है। गोंडवाना लैंड प्राचीन बृहद महाद्वीप पेंजिया तथा का दक्षिणी भाग था। पेंजिया के उत्तरी भाग को लोरेंसिया या अंगारा लैंड कहते थे। तो देखिए, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद विवर्तनिक प्लेट, मेजर टेक्टोनिक प्लेट है? ये है आपका पैसिफिक प्लेट को बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। पैसिफिक प्लेट जो है, कहता है कि सन 1967 में मैकेंजी एवं पार्कर ने प्लेटों के समस्त में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करने का अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनी कहा जाता है। वर्ष 1968 में मॉर्गन ने इस सिद्धांत को रेखांकित किया था। यह विवर्तनिक प्लेट है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ठोस चट्टान या विशाल या अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। विवर्तनिक प्लेट का सबसे बड़ा खंड पैसिफिक प्लेट है, जिसका विस्तार अलास्का क्यूराइड द्वीप समूह से प्रारंभ होकर दक्षिण में अंटार्कटिक रीज तक संपूर्ण प्रशांत महासागर पर है, इसलिए यह प्लेट सबसे बड़ी है। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखा जाता है उसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता होती है, तो वो कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता होती है। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के संबंध में जो है वो भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वो जो है आपका भारत के संबंध में यही गलत है। ये आप मतलब भारत का मुख्य अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये वाला सही है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत पूर्व एवं बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है, ये सही है। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा गलत है, इसलिए भारत जो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का भाग जो है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है वो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। कहता है कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों के अध्ययन करते हैं? उनको हम लोग कहते हैं भूगोलवेत्ता कहते हैं। जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग भूगोलवेत्ता कहते हैं, जिसके माध्यम से सैन्य सेवाओं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान और सामाजिक अध्ययन किया जाता है।
इतिहासकार हो गया कि जो बीते हुए घटनाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप पर अध्ययन करता है। किसानकार हो गया मतलब जो खेती कार्य करते हैं एवं सभी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री का उत्पादन करते हैं। जीवनीकार जो है व्यक्ति के जीवन वृत्तांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी तक जो ज्योग्राफी कर रहे थे उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग दिख रहे थे, विश्व का भूगोल देख रहे थे। अब हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से संबंधित सवाल को अब हम लोग देखेंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो देखिए बांग्लादेश के बारे में बोला जाता है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो 3 ओर से भारत से घिरा है। तो अब वही 3 ओर से घिरा होने के वजह से अगर सीमा की भू सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश सबसे बड़ा हो जाएगा, तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा 4000 किलोमीटर 4096 किलोमीटर साझा करता है। भारत का लगभग 1.5 किलोमीटर की सीमा की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है। तो ये हमारा 15,106 किलोमीटर। तो देखिए 15,106 किलोमीटर की भारत की जो थल सीमा है वो पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगता है। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। मानक याम्योत्तर जो है वो मिर्ज़ापुर के से गुजरती है। भारत की मानक याम्योत्तर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत के मानक मध्याह्न 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय बोला जाता है। 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना भाग है, ये 2.3% है। केवल 2.3% जो है, कहीं कहीं 2.4 लिखा होगा, लेकिन दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व का 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। सबसे ठंडा आवासीय स्थान जो है वो द्रास है। द्रास सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है इसमें से ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है, सेंसर लाइन जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई है। भारत की भू सीमाएं जो है वो 7 देशों से जुड़ी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल से जुड़ने वाले राज्यों की सीमा 5 है। इसमें देखिए कौन कौन से है, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है। पाकिस्तान से जुड़े हुए जो राज्य हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से जुड़ा हुआ जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट स्थित भारत का समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। कुल लंबाई जो है वो 7,517। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट स्थित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है, 7,517।
देखिए, भारत में गुजरात का राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में जो 9 तटीय राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं। दक्षिणतम बिंदु सबसे बड़ा जो है वो निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोल देते हैं। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, बाद में इसका नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है तमिलनाडु में कैप कोमोरिन कन्याकुमारी है, मतलब स्थल वाले भूभाग के हिसाब से अगर बात करें। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल लद्दाख है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। भारत पूरी तरह से जो है वो उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। भारत का मानक समय IST जो है ग्रीनविच माध्य समय से कितना 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक सब सटीक प्रदर्शन करता है? ये D नंबर करता है। देखिए यहाँ दोनों दिया हुआ है, प्लस में 5.5 घंटा और माइनस में तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, इसलिए GMT प्लस 5:30 हो गया। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो है आपका B, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जो है वो रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ बोला जाता है, रेड क्लिफ बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो शिलोंग को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो शिलोंग को कहा जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। बट 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को माना जाता है। ठीक है, ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। तो 7 सिस्टर की बात अगर होगी तो सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से एक देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं हुई है, वो तजाकिस्तान हो जाएगा। इसमें से भारत की के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? तो ओडिशा की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए बिहार की सीमा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा उससे जुड़ी हुई है, तो झारखंड हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से साझा करते हैं ये लोग।
डैश सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। ये आपका भारत और बांग्लादेश की जो है, भारत के लिए तो सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व के हिसाब से अगर बात करें तो विश्व की सबसे पांचवी बड़ी सीमा है। सबसे लंबी सीमा साझा जो है वो अमेरिका और कनाडा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये है 9 डिग्री चैनल, ये सी नंबर 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। और 10 डिग्री जो अंडमान निकोबार को अलग करती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल टाइम लैग है, वो जो है आपका 2 घंटे का। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में, जैसे अब वही जो ग्रीनविच जो समय का निर्धारण किया गया है, तो वो हम लोग प्रयाग के पास जो नैनी वाला स्थल को हम लोग लिए हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो भौगोलिक विस्तार भारत का जो है वो पूर्व से पश्चिम की ही अगर और ले तो कितना बड़ा भौगोलिक विस्तार है कि उधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो आप अगर बढ़ते हैं तो एक एक डिग्री पर 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में एग्जैक्ट अगर टाइम लैग की बात करें तो वो 2 घंटे का टाइम लैग हो जाता है। देखिए बोला गया कि चूंकि प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का अंतर होता है, इस तरह से इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 29 डिग्री 26 मिनट मतलब इंटू 4 तो 118 मिनट हो गया। तो इस तरह से लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। टाइम लैग कितना है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच? लगभग 2 घंटे का। तो इसमें बोला जाता है, फिर से वही सवाल है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले होता है? तो 2 घंटे पहले हो जाता है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका का उसको पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सुंडा जल डमरू मध्य सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। बास जल डमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है। हडसन जल डमरू मध्य जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? भूतट रेखा जो है भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा जो है आपका गुजरात का है, गुजरात का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र का आता है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो असम से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा जो है। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो इसमें है कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो गुजरात तो सटा हुआ है, पंजाब भी सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ए, बी और सी वाला। भारतीय मानक याम्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इंडियन ISM जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में एक शामिल नहीं है? तो देखिए ये बिहार शामिल नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर यह गुजरती है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बिहार इसमें नहीं आती है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद में नैनी के निकट गुजरती है को मानक समय माना गया है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा को मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तीनों से जुड़ी हुई जो है वो सिक्किम है।
सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो आप अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा इससे जुड़ी हुई है, और पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जो सीमांत स्पर्श है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्व में बिहार को स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी साझा करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा देश के साथ जुड़ी हुई है, बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है भारत की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा से नहीं लगती है? भारतीय राज्य की बात अगर नेपाल से बोलें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार लगती है। झारखंड का नेपाल के साथ सीमा नहीं लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात करें तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की अधिकतम दूरी पर भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव जो है भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? मानक याम्योत्तर जो इलाहाबाद के पास या प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। ये 5.5 डिग्री हम लोग आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्थित है। पश्चिम बंगाल सीमा जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश के सीमा पर जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरती है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश जो रेखा है वो तमिलनाडु से भी गुजरती है। केरल का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 18 मिनट से 12 डिग्री 48 मिनट तथा तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 5 मिनट से 13 डिग्री 35 मिनट तक है, जो कि लगभग समान है। तो इसी बीच से गुजरती, अर्थात केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तमिलनाडु से भी होकर गुजरती है। केरल की सीमा से लगे राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है, जबकि पुडुचेरी को माहे क्षेत्र केरल में पुडुचेरी का माहे क्षेत्र केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? 12 प्रवाल द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। एटॉल प्रवाल भित्ति जो है 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत इनका आता है। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, जबकि भारत का अगर मतलब समुद्री भूमि मतलब जो द्वीप समूह है उसको शामिल करते हुए अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट को सबसे दक्षिणतम दूरी बोला जाता है। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप।
इस तरह से भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। कर्क रेखा को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। कर्क रेखा को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो यहाँ 8 डिग्री उत्तर में माना जाएगा। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है अपना। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? सुदूर दक्षिणी सिरा वही इंदिरा पॉइंट हो गया। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु है तो दक्षिण पे स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से घिरे हुए हैं? भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बोला क्या है कि मतलब भारत के समुद्री तट से संबद्ध, मतलब जैसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से संबंधित है, तो उसकी संख्या 9 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5 है। तो जैसे दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, तो इस तरह से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 तथा 6 हो जाएगा। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र सीमा से लगी हुई है। तो यहाँ आंसर जैसे है कि जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त ये मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो टच करती है समुद्री सीमा, तो उस स्थिति में 5 था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 9 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन है? सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात पश्चिम राज्य हो गया। दक्षिण तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य हो गया। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है। सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो चेन्नई में स्थित है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? गुजरात की सीमा जो है अरब सागर से जुड़ी हुई है। गुजरात की सीमा जो है वो अरब सागर से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आकार के मामले में भारत कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश के क्रम में अगर बात करें तो रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर मतलब भारत का नंबर आता है 7वें में स्थान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। तो डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व वाला जो पड़ोसी देश है आपका वो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा नहीं करता है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान करता है अपना सीमा साझा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो नेपाल हो गया भारत का पड़ोसी। देखिए, भारत की सीमा 7 देश से सीमा से लगी हुई है: बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं है? तो चीन म्यांमार के साथ है, भूटान के साथ है, तजाकिस्तान हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, जैसे मेघालय करता है, आपका पश्चिम बंगाल करता है, और उसके बाद त्रिपुरा करता है, झारखंड साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? भारत के पड़ोसियों में से एक जो है बांग्लादेश है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य जो है मेघालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? पश्चिम की बात अगर हो रही है, मतलब गुजरात साइड की बात हो रही है, ये आपका अरब सागर हो जाएगा। डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। सबसे उत्तरी राज्य में आपका जम्मू कश्मीर है। डैश प्रायद्वीप भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। प्रायद्वीपीय बोला जा रहा है, तो याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर सिरा बोला जाएगा तो कन्याकुमारी बोलेंगे, और भारत का दक्षिणतम पॉइंट बोला जाएगा तब आप इंदिरा पॉइंट बोलिएगा। भारत का दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है। त्रिकोणीय आकार का जो है एक प्रायद्वीपीय भाग है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम बिंदु जो है वो कुटनाड है। भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा है। इसे चतुर्दिक अंतिम सीमा भी कहा जाता है। दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास, उत्तरतम जो है इंदिरा कॉल लद्दाख में, पश्चिम जो है गौहर मोती गुजरात में, किबुथु पूर्वी वाला है अरुणाचल प्रदेश, और निम्नतम जो है वो कुटनाड केरल को बोला जाता है। निम्नतम कुटनाड केरल को बोला जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ कुछ और रेखाओं के बारे में बोला गया है कि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, मेरनहीन जो है रूस और फिनलैंड, मैगिनॉट जो है फ्रांस और जर्मनी। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रन में है, और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के संबंधित है। मैकमोहन लाइन जो है भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा है, रेखा है? मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच को है जो रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना % हिस्सा है? तो 2.3 कहीं लिखा रहता है, कहीं 2.4, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो 2.4 हो जाएगा। एक्चुअल में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व का बड़ा देश है। कहता है IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, मतलब, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है कि समय से कितने मिनट आगे है? तो ये है आपका मतलब 30 मिनट आगे हैं हम लोग। कहता है कि भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली, मतलब नैनी के पास जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। वहीं पाकिस्तान ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से हम लोग आधे घंटे आगे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर असम के साथ, मतलब उसके म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश साझा करते हैं म्यांमार के साथ अपने सीमा को। भारत की जल रेखा, सीमा रेखा,
भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा रेखा की बात अगर करें तो 7 देशों से मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी वैसा नहीं है। कौन कौन सा देखते हैं, मतलब मालदीव से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से ये हमारा सीमा मिलता है। तो इस तरह से हमारा देखा तो 7 सीमा भारत का जो है जल सीमा रेखा है भारत का देशों के साथ। भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। इसमें से जैसे ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक स्ट्रीट जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? वो बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4,000 किलोमीटर की सीमा है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जैसे है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के से समुद्र तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। मतलब स्थलीय सीमा जो है भारत का 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है। तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र तटीय के कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। मतलब वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो द्वीप में ही है, द्वीप है, तो अगर उसके हिसाब से अगर सीमा की बात करें तो उनका 7,516 किलोमीटर है। तो यहाँ अगर स्थलीय सीमा के हिसाब से अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा हम लोग साझा करते हैं, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार बर्मा जिसको बोलते हैं, फिर भूटान और अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है वो भारत और म्यांमार के साथ है। भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा है। तो इस तरह से आज हमने मतलब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 613 क्वेश्चन नंबर तक। और अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत के प्राकृतिक विभाजन, पर्वत एवं चोटी और आगे जो और टॉपिक्स आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें जिसका ये तीसरा वीडियो है, मतलब तो उसमें हम लोगों ने अब तक जो कर लिया है हमने, मतलब बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया। तो बड़े टॉपिक की बात करें तो विश्व के भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, ये चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, आर्द्रता एवं वर्षा, स्थानीय पवन, चक्रवात, वायुमंडल, द्वीप, जलमंडल, विश्व के प्रमुख झील और प्रपात, स्थलाकृतियाँ, घास का मैदान, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व का प्रमुख क्षेत्र, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा, इन सब टॉपिक को तो पहले कर लिया था। आज हमने कवर किया है विश्व के प्रमुख शहर, विश्व की प्रमुख भाषाएं, विश्व की प्रमुख जनजातियां, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, औद्योगिक केंद्र, परिवहन, मानचित्र, विविध, भारत का भूगोल की टॉपिक को भी हम लोगों ने शुरू किया इसमें, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ा। और आगे वाला जो टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन, यहाँ तक हमने कर लिया है। भारत की भौगोलिक स्थिति अब दिख रही होगी हो सकता है। अब भारत का प्राकृतिक विभाजन से आगे का हम लोग अगले वीडियो में उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे ये आपसे एक आखिरी बात बोलना चाहेंगे लास्ट में कि ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सवाल पर आधारित ये बुक सामान्य ज्ञान का 15,210 क्वेश्चन है इसमें। इसको जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग से ये बोल रहे हैं कि अगर जीएस से रिलेटेड आप अगर बात कर रहे हैं तो अगर इसको आपने मेमोराइज कर लिया, आपने इस तरह से कर लिया कि अगर क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित तो उसको हम निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे, तो आपका कोई सा भी सवाल रेलवे के सामान्य ज्ञान से संबंधित छूट जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप मतलब 90-95% इस स्थिति में होंगे कि आप उसको पूरा करके आएंगे।
100% का दावा तो कोई कर नहीं सकता, और अगर कोई दावा कर रहा है तो वो बेकार वाली बातें हैं। तो मैं इतना बोलता हूँ कि लेकिन इतना कवर कर लेंगे। आप वीडियो, आपको टाइम मिलता है आप वीडियो देखिए, नहीं मिलता है वीडियो सुन सकते हैं। आप कभी लेटे हुए हैं, आप हेडफोन लगाइए, आजकल हेडफोन लोग आके बच्चे गाने सुनते हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तन मन धन से लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए कुछ दिन के लिए, और उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। बाकी सब्जेक्ट भी कंप्लीट करिए पैरेलल, और जीएस भी हमको पढ़ना है। तो जीएस के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप पूरा प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे, सुन लेंगे, आपको जीएस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी अच्छे से जारी रख रहे हैं, और सफलता ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमको किसी भी स्थिति में अपना बेस्ट देना है। परीक्षा में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, सही सही सॉल्व करके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।